नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोटद्वार में खाकी वर्दी की हिला हवाली पर सवाल, हालातों को संभालने में पुलिस दिखी नाकाम। उन्माद फैलाने वालों पर नहीं कोई एक्शन, किसका मिल रहा संरक्षण। बजरंग दल का सामने आया एक और वीडियो, देहरादून का मामला। स्कूल की प्रार्थना के वक्त धमके थे गुंडे, प्रेयर में बज रहे गाने पर जताई थी आपत्ति। स्कूल की तहरीर पर अब होगी कार्रवाई। पहाड़ से मैदान तक बेपटरी हुई कानून व्यवस्था के बाद जागी सरकार। लगातार वारदातों के बाद अब दिखाई मुख्यमंत्री ने सख्ती, दो टूक बोले धामी, बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार और पुलिस प्रशासन का फूका पुतला। अपराधियों में नहीं बचा खाकी का डर। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून स्थित लोक भवन में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। साथ ही कैडेट्स की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि यहां पर कैडेट्स के अनुशासन, आत्मविश्वास और उत्साह को पूरे देश ने देखा है। उत्तराखंड की बेटी ने कर्तव्य पथ पर कैडेट्स की परेड को लीड किया, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। आज अत्यंत प्रसन्नता हुई और सबसे बड़ा बात यह है, आज गर्व महसूस किया, गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे उत्तराखंड का जो रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट गया था, एक तो उन्होंने वहाँ पर एक उत्कृष्टता, एक स्पेशलाइजेशन और अपने आप उनका जो कार्य था वो राष्ट्र लेवल के ऊपर में बहुत सराहाया गया। आज जब मैंने उनके मेडल्स देखे, जब उन्होंने उनकी जो अचीवमेंट को सुना, तो अपने आप ऐसा लगा कि हमारा परिवार, हमारा एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशन इतनी सुंदर है कि उन्होंने हमारे युवा को, यूथ को एक अलग ही एक दिशा, मार्ग और उत्कृष्टता की तरफ लेके गए हैं। कितनी हैरानी की बात है, कोटद्वार में विवाद करने वालों के चेहरे हर वीडियो में नजर आ रहे हैं। माहौल खराब करने वाले उपद्रवियों को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन न जाने पुलिस वालों ने अपनी आंखों पर किसका चश्मा पहना है कि सब देखकर भी अनजान बने बैठे हैं। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उन्माद फैलाने वालों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उन्हें आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है। देखिए रिपोर्ट। कोटद्वार में खाकी वर्दी की हिला हवाली पर सवाल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल, जनता परेशान, सत्ता की हनक का ख्याल, पुलिस की आंखों पर किसका चश्मा, किसे देख पुलिस वालों के बंधे हाथ। छुटभैया नेता अपनी राजनीति चमकाकर बड़ा नेता बनने की कोशिश करते हैं और अपने इलाके में इसी तरह की गुंडागर्दी कर खाकी वर्दी पहने पुलिस वालों की आंखों पर भी अपनी पार्टी का चश्मा चढ़ा देते हैं। तभी तो ये सब कुछ जानते हुए भी कोटद्वार का माहौल कौन खराब कर रहा है, समुदाय विशेष को टारगेट कर सांप्रदायिक सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है, कौन अपनी सियासी रोटी सेक रहा है, और फिर पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं अज्ञात आरोपियों पर। भिड़ना चाह रहे हैं लोग, ये क्या माहौल बना रहे हैं। यानी कि इन पुलिस वालों को पता ही नहीं कि आखिर कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान का विरोध करने वाले लोग हैं कौन। कोई बात नहीं सर जी, हम आपको पहचान करवाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको पहले अपनी आंखों से वो चश्मा हटाना होगा जिसे पहनकर ना तो आप उन आरोपियों को देख पा रहे हैं और ना ही उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए आपके हाथ खुले हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ये वही भीड़ है जिसने दीपक के जिम पर हमला करने की कोशिश की। इस वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो एक शख्स आपको ग्रीन कपड़े में नजर आएगा। इसका नाम है सौरभ नौडियाल टाकली। जब आप इसका सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो आपको इसके बारे में और भी जानने के लिए मिलेगा। इसने यहाँ लिखा है जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा पौड़ी गढ़वाल। इसके मुताबिक ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सदस्य है। यही शख्स उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था जो अपने आप को बीजेपी का सदस्य बता रहा है। आगे और सुनिए, जानकारी तो ये भी कहती है कि सौरभ नौडियाल राज नौडियाल का भाई है जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है
और उनकी सीएम धामी के साथ कई तस्वीरें भी आपको नजर आ जाएंगी। अब तो आप पूरा गेम समझ गए होंगे। यही कारण है कि पुलिस को भीड़ में ना तो ये शख्स नजर आ रहा है और ना ही इसकी कोई गलती। तो क्या माना जाए, यही असली वजह है कि उत्तराखंड की सियासत में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले नेता का नाम इस विवाद से जुड़ा है। तभी पुलिस आरोपियों पर नामजद एफआईआर नहीं कर रही है। हालांकि ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। इस भीड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बीजेपी नेता के लोग भी शामिल थे, जो कोटद्वार का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ लोकल चुटभैये नेता ही नहीं, मामले को और तूल देने के लिए बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता देहरादून से भी आ धमके। अमन स्वेदिया, सिद्धांत बडोनी, ये लड़के देहरादून से आए हैं। ये पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। कभी किसी को धमकाना तो कभी किसी की दुकान में घुसकर मारपीट करना। ऐसा करने के बाद भी इन पर कोई एक्शन नहीं होता, जो इनके हौसलों को और बुलंद कर जाता है। इसी के सहारे ये लोगों में डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और पुलिस वालों के हाथ इन पर एक्शन के लिए नहीं खुल पाते, क्योंकि आंखों पर जिसका चश्मा चढ़ा है उसी ने इन खाकी वर्दी वालों के हाथ भी बांध रखे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कोटद्वार में उत्पात मचाने वालों को हमने पहचान लिया, आप तक जानकारी भी पहुंचा दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस वाले अब तक नहीं पहचान पाए। अब इसे क्या समझा जाए? यही ना कि खाकी वर्दी धारक की आंखों पर उस सियासी पार्टी का चश्मा चढ़ा है, जो इस पुलिस अधिकारियों की ताकतों को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपने जागने में जरा देर कर दी। पहाड़ पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता रहा, पुलिस वाले सोते रहे, देहरादून में कत्ल होता रहा, खाकी वर्दी वाले लापरवाह बने रहे। धामी जी, आज सीधा सवाल आपसे है, आपने जागने में इतनी देर क्यों कर दी? अपराधी वारदातों को अंजाम दे गए और आप अब जाकर कानून के रखवालों को टाइट कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक कानून व्यवस्था बेपटरी, कानून के रखवालों की लापरवाही, होती रही वारदात, सोते रहे पुलिस अधिकारी। सीएम अब दिखा रहे सख्ती, धामी जी जागने में जरा देर कर दी। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तो कहीं दिन दहाड़े हत्या। ये वारदातें बताती है कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है और उनमें कानून का ना तो कोई खौफ है और ना ही कोई डर। यही कारण है कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल है। बात चाहे कोटद्वार मामले की करें या फिर देहरादून में हुए मर्डर की। हालांकि चरमराई कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ साफ कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन धामी जी, आप जरा देर से जागे हैं। इन अधिकारियों के कान जरा पहले ऐंठते तो शायद प्रदेश की ऐसी स्थिति न होती। आज पहाड़ का हाल देखिए या फिर मैदान का, उत्तराखंड में हर जगह कानून व्यवस्था का आपको यही हाल मिल जाएगा। हाल तो ऐसा है कि उत्तराखंड के देहरादून में पिछले 5 दिन के भीतर तीसरी हत्या हुई है, जिसके चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल है। हाल ही में उधम सिंह नगर से सुखवंत केस हो या फिर टिहरी में ठेकेदार की हत्या, कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान पर विवाद हो या फिर देहरादून के पलटन बाजार में दिन दहाड़े युवती की हत्या, ये सब वारदातें ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड के शांत प्रदेश को अशांत किया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक पुलिस की नाक के नीचे ड्रग सिंडिकेट से लेकर भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया सब कानून का माखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन को ये सोचने की जरूरत है कि क्या पुलिस व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है कि अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और कानून के रखवाले से रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। इतनी वारदातों के बाद धामी जी, आप अब सख्ती दिखा रहे हैं। शायद आपने जागने में देर न की होती तो बीते अपराधों पर पुलिस का शिकंजा कसा जा सकता था।
मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस ने राजधानी देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल किया। नाराज कांग्रेसियों ने प्रदेश कार्यालय से एस्ले हॉल चौक तक मार्च निकाला। बता दें कि प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों ने जमकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही पुतला भी फूका। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में उत्तराखंड की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये सीधा साधन उदाहरण हमारे सामने आया है। जिस महिला गुंजन की हत्या की गई है, 31 तारीख को उसके परिवार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया कि वो शख्स उसको धमकी दे रहा है और पुलिस ने जो उसमें कार्रवाई करी है, जो ढीलापन किया है, उसका नतीजा हमारे सामने आया है। उस लड़की की हत्या हो गई है। हमारी मांग है इस पूरे प्रकरण में जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त हुए हैं उनको सस्पेंड किया जाए बिल्कुल। और पूरे प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को चलाने में बिल्कुल असंभव है वाली स्थिति में उन्होंने पैदा कर दी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग ने राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े हुई गुंजन की हत्या मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि यदि पुलिस ने वक्त रहते गुंजन की शिकायत पर कार्रवाई की होती तो आज वो जिंदा होती। हालांकि इस मामले में एसएसपी ने खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। कानून व्यवस्था पिछले काफ़ी टाइम से उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हर तरीके से इस प्रदेश के लोग डरे हुए हैं कि कहीं कुछ भी घटना घट जा रही है और पुलिस प्रशासन उस पर जो एक्टिवनेस उनकी होनी चाहिए थी, जितनी सक्रिय रूप से उन्होंने, जो कल गुंजन का केस आया उसमें उन्होंने कंप्लेन 3 दिन पहले दे दी थी, लेकिन पुलिस अगर उसमें उचित टाइम पे कार्रवाई कर देती या गुंजन को सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड कर देती तो मुझे लगा कि जिस तरीके से उनकी हत्या की गई ये नहीं हो पाती, वो बच्ची बच जाती। ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है पुलिस प्रशासन पे, पूरे प्रदेश सरकार पे, सत्ता पे कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज राजधानी देहरादून में 3 महिलाओं की हत्या, एक विकासनगर में, एक ऋषिकेश में, एक देहरादून में 3 महिलाओं की हत्या हुई। और इससे साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से इस प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है। अंकिता हत्याकांड मामले में वो वीआईपी कौन था, इसका खुलासा जल्द हो सकता है क्योंकि सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब वीआईपी के एंगल से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। अंकिता केस में जल्द होगा वीआईपी के नाम का खुलासा। अंकिता मामले में वीआईपी एंगल की सीबीआई जांच शुरू। मामले में सीबीआई में केस दर्ज। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वो कथित वीआईपी कौन था, इस राज से पर्दा जल्द उठने वाला है। मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच की शाखा 2 ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसे राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है जिसमें वो न्याय के हर पहलू को सामने लाने के पक्ष में है। बता दें कि ये पूरा मामला एक बार फिर उस समय चर्चा में आया जब पूर्व बीजेपी विधायक की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के बीच वायरल ऑडियो और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो सामने आए। उर्मिला सनावर ने फेसबुक लाइव के जरिए अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी की भूमिका का जिक्र किया था। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता चला गया और विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई। सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए किसी भी तरह की शंका को दूर करने के लिए कदम उठाया। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी थी। सरकार का साफ कहना था कि वो किसी को बचाने के बजाय सच्चाई सामने लाने में विश्वास रखती है और यदि मामले में कोई भी दोषी है, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पहले ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। 1 सप्ताह बाद शव बरामद हुआ। एसआईटी की जांच के बाद करीब 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 97 गवाह बनाए गए, जिनमें से 47 गवाहों की अदालत में गवाही कराई गई।
मुख्य आरोपी पुलकितारे, जो वनंतरम रिजॉर्ट का मालिक था, तीनों आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलकितारे पर हत्या, साक्ष्य छुपाने, छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में दोष सिद्ध हुआ। उसके साथ ही सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी उम्र कैद की सजा दी गई। हालांकि इस जांच के बाद भी उत्तराखंड की सियासत में सवाल बरकरार रहा कि आखिर वो कथित वीआईपी कौन था जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव अंकिता पर बनाया जा रहा था। इन्हीं सवालों के बीच उर्मिला सनावर के खुलासे ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दिया। नया आंदोलन शुरू हुआ और फिर सीबीआई की जांच बैठाई गई। भले ही अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई हो, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने मामले में सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। शाह का कहना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते जनता का भरोसा सीबीआई से उठ चुका है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि वो जनता की मांग को पूरा करते हुए सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच करवाए। ये देखिए, जिस तरह से सबसे पहले अंकिता भंडारी के माता पिता ने जो चिट्ठी लिखी थी और धामी जी ने जो कहा था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा था कि जो अंकिता के माता पिता चाहेंगे वही होगा, लेकिन उनकी चिट्ठी में बहुत स्पष्ट लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये उनकी बात को उन्होंने माना नहीं और उनकी बात झूठी साबित हुई है। और दूसरी बात देखिए, ये बहुत साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक जांच उसी तरह से है जिस तरह से एसआईटी ने जांच को यहाँ पर गलत तरीके से घुमाया है। और जो सवाल होने चाहिए, तो जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जिसने रात को 2:30 बजे बनंतरा रेस्टोरेंट को तोड़ा, उस रिजॉर्ट को तहस नहस किया, सारे सबूतों को मिटाया, इनकी विधायक रेणु बिष्ट, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। रुद्रपुर में केंद्रीय बजट को लेकर बहस छिड़ गई है, जहां बीजेपी विधायक अरविंद पांडे बजट को बीजेपी की दूरदर्शी सोच वाला बजट बता रहे हैं, तो उधर कांग्रेस ने मायूसी करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हालदार ने कहा कि केंद्र की सरकार ने देश के गरीब तबके के लिए कोई नई स्कीम लागू नहीं की है। मुझे लगता है कि इस जो हिंदुस्तान का बजट आया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान की आम जनता के लिए जो बजट आया है, इससे अच्छा कोई बजट हो नहीं सकता। और इस बजट को पक्ष और विपक्ष के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो विपक्षी जो कांग्रेस पार्टी है, इस बजट से कांग्रेस पार्टी का नाम भी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस बजट का अपमान होगा। देखिए, जो बजट पारित हुआ है संसद में, वो बजट जो है समझ के परे है, आर्थिक रणनीति में फेल है, दूरदृष्टिहीन और जन विरोधी बजट है। ये आम जनता को कोई फायदा इस बजट से नहीं मिलेगा। ये जो बजट आया है, कोटद्वार प्रकरण के बाद चर्चा में आए मोहम्मद दीपक से उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात को लेकर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, ऐसे में मोहम्मद दीपक ने सराहनीय काम किया है, लेकिन इस घटना के बाद से डर का माहौल बना हुआ है। मंगलवार सुबह देहरादून के पचवदून इलाके में कानून-मिनिस मोटर मार्ग पर हिमाचल रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। सूचना के बाद फौरन ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों के लिए विकासनगर उप जिला अस्पताल उन्हें भर्ती करवाया गया। बेहतर उपचार के लिए दून अस्पताल में भी व्यवस्था की गई। अस्पताल प्रशासन ने 10 बेड को रिजर्व किया। अभी ये दुखद घटना के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आई थी सीएमओ साहब के द्वारा, तो हमने हमारी इमरजेंसी में 10 बेड इमरजेंसी के तैयार करके रखे हुए हैं। अगर कोई भी पेशेंट वहाँ से आता है तो मोस्टली वो सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, तो दोनों डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया। साथ ही और जो बाद एलाइड ब्रांचेज हैं उनको भी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको देख लेंगे। हल्द्वानी में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय पार्षद शकील सलमानी ने तहसील दिवस पर अधिकारियों के गायब रहने का मुद्दा उठाया। उन्होंने तहसीलदार से शिकायत करते हुए कहा कि लोगों की अपनी समस्या के समाधान के लिए तहसील दिवस आते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी नदारद रहते हैं। इस वजह से फरियादी मायूस लौटते हैं। उधर तहसीलदार कुलदीप पांडे ने उन्हें आश्वासन दिया, बताया कि तहसील दिवस पर आई सभी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है। जो विभागों की हस्तांतरित करने वाली समस्याएं हैं उनको तत्काल ही हस्तांतरित किया जा चुका है।
सर, उत्तराखंड सरकार का एक आदेश है कि हर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होगा, लेकिन तहसील दिवस का आयोजन तो होता है, खाना पूर्ति के लिए बोर्ड भी लगा हुई है एक तहसील दिवस, लेकिन कई विभाग के अधिकारी इस तहसील दिवस में आना नहीं चाहते। हम उनके ऑफिसों में जाते हैं, वो ऑफिसों में नहीं मिलते। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और नोन भी और या तहसील स्तर से पत्राचार भी किया जाता है कि आज दिवस को ऐसे तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये अनुमान हम 11 बजे से 1 बजे तक इसका आयोजन करते हैं। आज हमको कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई और तत्काल मौके पर ही संबंधित अधिकारियों कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि इसका आप तत्काल निस्तारण करें। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने वाला है, जो प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लिहाजा अभी से फायर कंट्रोल की योजना बनाई जा रही है। फायर कंट्रोल प्लानिंग में मॉक ड्रिल होनी है। ऐसे में हल्द्वानी वन प्रभाग ने अभी से अपनी कमर कस ली है। बता दें कि मंगलवार को क्षेत्र में फॉरेस्ट कर्मचारी और फायर सर्विस ने ज्वाइंट प्रशिक्षण कार्यक्रम किया। प्रशिक्षण के दौरान फॉरेस्ट कर्मचारियों को जंगलों में आग पर काबू पाने, सूचना को तुरंत मास्टर कंट्रोल रूम तक पहुंचाने और फायर सर्विस के मौके पर पहुंचने तक आग पर काबू पाने के टिप्स दिए गए। देख रहे हैं कि जो हमारे फायर वॉचर्स हैं, जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं, उनका भी समय समय पर क्षमता विकास किया जाना है या उनको प्रशिक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज आप देख रहे हैं कि जो छकाता राज्य के जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं और जो भी फायर वॉचर हमको इस वनाग्नि काल में योजित किए जाने हैं, हमने सारे कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया है और हमने यहाँ पर बाहर से हमारे जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रह चुके हैं डॉक्टर GS राणा जी और हमारे ये अग्निशमन केंद्र के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो आए हुए हैं। रुड़की के लंडौरा से डॉक्टर के पेशे को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती महिला ने डॉक्टर पर आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने इसकी जानकारी जब अपने परिवार को दी तो उन्होंने अस्पताल के बाहर हंगामा काटा। इसके बाद मंगलौर कोतवाली पहुंचकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, जो जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें कल जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पीड़ितों की तरफ से एक तहरीर दी गई है तो उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो व्यक्ति है, आरोपी व्यक्ति, उसको पुलिस की हिरासत में रखा गया है। बाकी हम आगे जो उसमें लीगली होगा वो हम काम कर रहे हैं। क्या कोई अन्य भी कोई इसमें शामिल? अभी अन्य की तो कोई संलिप्तता या उस स्टाफ की किसी और की संलिप्तता के कोई प्रमाण नहीं है। बाकी जो तथ्य आएंगे वहाँ अगर CCTV है उसका अवलोकन करने के बाद आगे की चीज़ें तय की जाएंगी। रुड़की में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि युवती का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उधर परिवार हत्या की आशंका जता रही है। मामला ये है, हमारी चचेरी साली हैं पल्लवी कुमारी, वो यहाँ पे 7-8 महीने से यहाँ आ रही थी, जॉब कर रही थी। अभी जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ 9 दिसंबर को वहाँ पे आई थी, 2 महीने के करीब हुआ है। वहाँ पे हुआ सूचना ऐसे मिली जो कल 2:30 बजे तक लगभग 2:50 तक भी बात हुई थी। तो बात होने के बावजूद भी जो है वो रूम में आई। उसके बाद 7 बजे उनके पापा फोन किए, फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो उनके जो साथ में जो है उनके रूममेट थी, उनको फोन किया गया तो वो कहीं बाहर बोल रही थी मैं सहारनपुर में हूँ। फिर जो है वो आई तो वार्डन मैम का नंबर दी, वार्डन मैम जो है बात हुई तो वो बोली आई रूम में चेक करने के लिए। तो वो जो है देखी तो पंखे में लटकी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोटद्वार में खाकी वर्दी की हिला हवाली पर सवाल, हालातों को संभालने में पुलिस दिखी नाकाम। उन्माद फैलाने वालों पर नहीं कोई एक्शन, किसका मिल रहा संरक्षण। बजरंग दल का सामने आया एक और वीडियो, देहरादून का मामला। स्कूल की प्रार्थना के वक्त धमके थे गुंडे, प्रेयर में बज रहे गाने पर जताई थी आपत्ति। स्कूल की तहरीर पर अब होगी कार्रवाई। पहाड़ से मैदान तक बेपटरी हुई कानून व्यवस्था के बाद जागी सरकार। लगातार वारदातों के बाद अब दिखाई मुख्यमंत्री ने सख्ती, 2 टूक बोले धामी, बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार और पुलिस प्रशासन का फूका पुतला, अपराधियों में नहीं बचा खाकी का डर।